शाम का वक्त, शौर्य की गाड़ी तेज रफ्तार में आकर मेंशन में रुकती है। शौर्य गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और सीधा मेंशन के अंदर चला जाता है। मेंशन के अंदर जाकर वो सीधा अपने कमरे में जाता है। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ती है, जहां अभी रेड स्टैन थे, लेकिन वहां देवांशी नहीं थी। वो अपनी नजरें पूरे कमरे में दौड़ाता है, लेकिन उसे देवांशी कहीं भी नहीं दिखती। वो अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है। वो बाथरूम में देखता है, लेकिन उसे देवांशी वहां भी नहीं दिखती। फिर वो क्लोजेट की तरफ चला जाता है और क्लोजेट में भी देखता है, लेकिन देवांशी वहां भी नहीं थी। वो तेज आवाज में बोलता है, वाइफी, हमें पता है तुम यही हो। तुम जहां कहीं भी हो, जल्दी बाहर निकलो, वरना अगर हमने तुम्हें ढूंढा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तब भी देवांशी की ना ही कोई आवाज आती है और ना ही वो कहीं से भी बाहर निकलती है। वो एक बार फिर तेज आवाज में बोलता है, हमने कहा ना जल्दी बाहर आओ। अगर तुम हमारे 3 गिनने तक बाहर नहीं आए तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शौर्य काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, 1, 2.3। वो थोड़ा रुक रुक कर काउंटिंग कर रहा था। 3 बोलने पर भी देवांशी बाहर नहीं आती है, तो वो पूरे कमरे में देवांशी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे देवांशी कहीं भी नहीं दिखती। वो अपने लंबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर पूरे मेंशन में देवांशी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे देवांशी कहीं भी नहीं दिख रही थी। उसके कदम कोल्ड स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वो कोल्ड स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलकर वहां भी देखता है, लेकिन वहां भी देवांशी नहीं थी। फिर वो लिविंग रूम की तरफ आ जाता है, जहां पर कुछ सर्वेंट थे। वो एक सर्वेंट से बोलता है, सारे के सारे सर्वेंट्स को यहाँ इकट्ठा करो, फास्ट। करीब 5 मिनट बाद सारे सर्वेंट्स वहां पर एक लाइन से खड़े थे। उन सभी ने एक जैसी ब्लैक और व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उन सब के कानों में शौर्य की कड़क आवाज पड़ती है, तुम सब ने देवांशी को देखा है? वो सब अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं और एक साथ जवाब देते हैं, नहीं सर, हमने नहीं देखा। उन सर्वेंट्स की बात सुनकर शौर्य वहां से खड़ा हो जाता है और अपने कदम सीधे उस मेंशन के बाहर बढ़ा देता है। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, तभी वहां पर एक गार्ड बाहर गेट पर खड़े वॉचमैन को लेकर आता है। शौर्य उसे अपनी कड़क आवाज में पूछता है, तुमने देवांशी को देखा है? वो गार्ड शौर्य की इतनी कड़क आवाज सुनकर डर जाता है। डर के मारे वो कांपने लगता है। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में करंट दौड़ जाती है, क्योंकि शौर्य का ऑरा बहुत ही ज्यादा ठंडा था, जो उसकी हड्डी तक को कपकपाने पर मजबूर कर रहा था। वो गार्ड डरते हुए बोलता है, सर, आपके आने के 2 घंटे पहले ही वो यहाँ से गई थी। ये सुनते ही शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में उस गार्ड की कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे यहाँ से बाहर जाने देने की, जब हमने मना किया है कि वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वो जाएगी तो सिर्फ हमारे साथ, फिर तुमने कैसे उसे यहाँ से बाहर जाने दिया? वो गार्ड डर से कांपते हुए बोलता है, सर, मैम ने कहा था कि आपने उन्हें बुलाया है। हमने उन्हें बोला कार में चली जाए। उन्होंने कहा आपने उनके लिए कैब बुक करके भेजी है और वो कैब से ही जाएगी। शौर्य चीखता हुए बोलता है, तुम बेवकूफ आदमी, तुम हमसे फोन करके नहीं पूछ सकते थे। तुमने गलती की है, एक बहुत बड़ी गलती। और शौर्य रंधावा की जिंदगी में कोई भी गलती की जगह नहीं होती। तुमने इतनी बड़ी गलती की है। देवांशी को यहाँ से भागने देने की गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। अफसोस, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर चीज का खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर देंगे। इतना बोलकर शौर्य गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं उसकी गाड़ी के पीछे कुछ गाड़ियां और खड़ी थीं, जिसमें गार्ड्स बैठे थे। उनकी गाड़ियां भी तेज रफ्तार में निकल जाती हैं और हवा को चीरते हुए कोलकाता की सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की लगातार सड़कों पर भाग रही थी। उसने व्हाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, उसकी स्लीव्स फुल थी और उसमें रेक्टेंगल शेप का नेक बना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उस लड़की का चेहरा पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था और वो लगातार भाग रही थी। तभी भागते भागते उसका पैर मुड़ जाता है और वो वही सड़क पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। वो जल्दी से अपने पैरों से अपनी सैंडल निकालती है और उन्हें अपने हाथों में लेकर फिर से भागने लगती है। उसे अपने पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो खुद से बोलती है, देवांशी,
जल्दी भाग यहाँ से। अगर अभी नहीं भागी और उन्होंने तुझे पकड़ लिया तो तेरा कुछ भी नहीं होगा। वो बार बार तुझे और ज्यादा तकलीफ देंगे। वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार उन्होंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। देवांशी, भाग जल्दी यहाँ से। भाग, तुझे अपने मम्मी पापा का पता लगाना है। तुझे पता लगाना है कौन है तेरे मम्मी पापा और वो कहाँ हैं। इतनी मुश्किल से भागी है, दोबारा उनके कैद में तुझे नहीं जाना है। जल्दी भाग देवांशी, भाग। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक कोई गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी की हेडलाइट चमकने लगती है। वो अचानक से वहीं रुक जाती है और अपने हाथ अपनी आंखों पर रखकर गाड़ी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गाड़ी नहीं दिख रही थी, क्योंकि रात का वक्त था और बहुत ज्यादा अंधेरा था। उस जगह में घना अंधेरा छाया हुआ था और साए साए की आवाज आ रही थी। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था, क्योंकि शौर्य का मेंशन शहर से थोड़ा दूर था। तभी देवांशी को अपने कानों में बहुत सारे जूतों की आवाज सुनाई देती है। वो अपने हाथ को अपनी आंखों पर से हटाकर सामने देखने की कोशिश करती है। उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस जूतों की आहट सुनाई दे रही थी और कुछ परछाइयां अपने बिल्कुल पास आती हुई दिखाई दे रही थी। वो खुद से ही बोलती है, कहीं ये हब्बी तो नहीं है। वो परछाइयां गाड़ी की हेडलाइट के सामने आती हैं, जहां पर बहुत सारे आदमी खड़े थे, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने चेहरे पर काला मास्क लगा रखा था और हाथों पर काले ग्लव्स पहने हुए थे। वो लोग देवांशी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। देवांशी डर के मारे अपने कदम पीछे खींचने लगती है। वो लोग तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे। देवांशी मुड़कर जैसे ही आगे की तरफ भागने लगती है, तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसकी हेडलाइट जलती है। उस गाड़ी से भी कुछ आदमी उतरते हैं, जिन्होंने उन आदमी जैसे ही काले कपड़े, मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे। देवांशी डर के मारे जंगल की तरफ कदम बढ़ा देती है और जंगल के अंदर की ओर भागने लगती है। उन लोगों में से एक आदमी बोलता है, जल्दी पकड़ो उसे। वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, नहीं तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। सब लोग देवांशी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। उस आदमी की बात सुनकर देवांशी और भी तेजी से भागती है। तभी कोई उसके सिर पर पीछे से वार करता है। देवांशी अपना सिर पकड़कर पीछे मुड़कर देखती है। वहां एक आदमी खड़ा था, जिसने अपने हाथ में रोड पकड़ी हुई थी। उसने भी उन आदमियों जैसा ही गेटअप लिया था। देवांशी की आंखें बंद होने लगती हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस आदमी का मास्क निकालने की कोशिश करती है। उसका हाथ उस आदमी के मास्क पर पड़ जाता है और वो उसका मास्क निकालने लगती है। तभी वो नीचे गिरने लगती है और उस आदमी का मास्क देवांशी के हाथों में आ जाता है। वो अपनी आधी खुली आंखों से उसे देखकर हैरान थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो आदमी जल्दी से अपना मास्क लगा लेता है और देवांशी को अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य की गाड़ी कोलकाता की सड़कों पर दौड़ रही थी और वो अपने मेंशन से लेकर बाहर सभी रास्तों में देख रहा था। उसे कहीं भी देवांशी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी नसें उभर आई थी और उसके माथे की नसें साफ साफ दिख रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। वो कसके गियर लेता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। तभी उसे गाड़ी की हेडलाइट से रोड पर कुछ दिखता है। वो गाड़ी की स्पीड धीमी कर देता है और अपनी गाड़ी को वहीं रोक देता है। उसकी नज़र वहां पड़ी सैंडल पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। उसने कल रात देवांशी को इन्हीं सैंडल में देखा था, मतलब ये सैंडल देवांशी की ही थी। शौर्य उस सैंडल को उठाता है और उसे देखते हुए बोलता है, वाइफी, तुम क्यों गई हमें छोड़कर? तुम कहाँ गई हो? हमारा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों ये तड़प रहा है हमारा दिल तुम्हारे लिए? हम तुमसे नफरत करते हैं और फिर भी ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर हमने बदले में तुम्हें नफरत दी। इस दिल के हाथों हम भी शायद मजबूर हो रहे हैं, लेकिन हम नफरत करते हैं तुमसे। तभी दिल के किसी कोने से आवाज आती है, गलती तुम्हारी नहीं है, तो सजा क्यों तुम्हें मिल रही है? क्यों तुम्हें सजा दे रहे हैं? पर दिल का वो कोना जो सबसे बड़ा है, उससे आवाज आती है, गलती तुम्हारी नहीं थी, तो क्या हुआ? तुम उस खानदान की बेटी हो जिसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारा बचपन हमसे छीन लिया, हमारे माँ बाप, हमारा घर, सब कुछ हमसे छीन लिया। हमारी दादी, हमारा सब कुछ। तो उनकी गलतियों की सजा तुम्हें भी मिलेगी और तुम्हारे पूरे खानदान को मिलेगी। ये गलती तुम्हारी है कि तुम उस खानदान में पैदा हुई। काश तुम उस खानदान में पैदा नहीं होती, तो हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जीते, खुशी खुशी।
पर गलती तुम्हारी है। तुमने उस खानदान में पैदा होकर सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारे खानदान वाले भी तुम्हारे नहीं हैं। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, हम तुम्हें ढूंढ कर निकालेंगे। तुम हमारी वाइफ हो। तुम्हें टॉर्चर करना, तुम्हें परेशान करना, तुम्हें तकलीफ देने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है, हमारे अलावा किसी को नहीं। मतलब किसी को भी नहीं। अगर किसी ने ऐसा करने की जुर्रत भी की तो हम उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। बोलते हुए शौर्य की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। वही ठाकुर मेंशन में अर्चना अपने रूम में बैठी हुई थी। उसका दिल आज बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी आंखों में सुबह से ही आंसू थे। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ तो है, कुछ तो गलत होने वाला है। वो ऊपर देखते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, हमें इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या होने वाला है? जो भी अनहोनी होने वाली है उसे टाल दो माँ। हमारे करीब जो भी है वो मुसीबत में है, उसकी मुसीबत दूर कर दो। मन ही मन अर्चना प्रार्थना करती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वो बाहर आसमान को देखती रहती है, जहां काले बादल घिर चुके थे। चांद भी पूरी तरीके से नहीं दिख रहा था, बस चंद पल के लिए दिखता और अगले ही पल गायब हो जाता। उसका दिल अभी भी बहुत बेचैन था। वो बालकनी में इधर उधर टहल रही थी। रात काफी हो चुकी थी और गहरी होती जा रही थी, लेकिन वेदांश अभी तक घर नहीं आया था। अर्चना रूम में जाकर अपना फोन उठाकर दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है और वेदांश को कॉल ट्राई करती है, लेकिन कॉल लगी नहीं रही थी। बार बार नॉट रीचेबल बता रहा था। अर्चना को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जैसे बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसकी जिंदगी जैसे बदलने वाली है। वो आसमान को देखती रहती है, जिसमें तेज बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। लेकिन यहाँ बादल गरज रहे थे पर बरस नहीं रहे थे। यह बादल कहीं और बरस रहे थे। किसी के दिलों में छुरियां चल रही थी तो किसी का दिल बेचैन हो रहा था। कोई अपने दिल के हाथों मजबूर था तो कोई अपने गुस्से, अपनी नफरत के आगे मजबूर था। किसी का दिल रो रहा था तो किसी का दिल अपने गम को भूल रहा था। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन वेदांश अभी भी नहीं आया था। अर्चना वही बालकनी में बैठी रहती है और वेदांश के आने का इंतजार करती है। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी और बार बार बाहर हवेली के दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन को देखकर अर्चना के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो तुरंत वहां से उठ जाती है और सीधा कमरे के अंदर जाकर क्लोजेट की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ब्लैक कलर की हुडी पहने बाहर निकलती है। उसने नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था और अपने बालों की पोनी बनाई हुई थी। अपने सिर पर ब्लैक कैप लगाई हुई थी। वो चुपचाप चुपके अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधा हवेली के पीछे वाले गेट से बाहर चली जाती है। लेकिन हवेली के बाहर बड़े गेट से बाहर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गार्ड खड़े थे और वॉचमैन भी था। वॉचमैन की नजरों से बचकर निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उस वॉचमैन को बहुत सटीक ट्रेनिंग दी गई थी, तब जाकर उसे यहाँ हायर किया गया था। अर्चना चौक चौक कर हवेली के पीछे वाले दरवाजे से बाहर तो निकल आई थी, अब खाली जगह ढूंढ रही थी। उसे हवेली के एक कोने में एक जगह दिखाई देती है जहां कोई गार्ड नहीं था। वो जल्दी से उस जगह चली जाती है और हवेली की दीवार को पार कर कूद जाती है। दीवार छोटी नहीं थी, वो काफी ऊंची थी। अर्चना को बहुत मुश्किल हुई उस दीवार को पार करने में, लेकिन उसने कूदकर उसे पार कर लिया। अर्चना जैसे ही ठाकुर हवेली की दीवार फांद के बाहर निकलती है, वहां एक काले रंग की गाड़ी पहले से खड़ी थी। अर्चना जल्दी से जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठकर वो एक गहरी सांस लेती है। वो गाड़ी अर्चना के बैठते ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। वो ऐसे वहां से निकली थी जैसे वहां कोई गाड़ी थी ही नहीं, न ही कोई वहां गाड़ी आई थी और ना ही खड़ी हुई थी। अर्चना अपने बगल में बैठे आदमी को देखते हुए बोलती है, उन्होंने हमें क्यों बुलाया है? वो आदमी, जिसने भी ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था और पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, अर्चना की ही तरह सर पर ब्लैक कैप लगाया हुआ था, वो बोलता है, हमें नहीं पता, उन्होंने बस हमसे कहा कि आपको यहाँ से आकर पिक करें, तो हम आ गए। अर्चना सामने की तरफ देखते हुए बोलती है, वहाँ की क्या अपडेट है? वो आदमी कार ड्राइव कर रहा था। वो सामने ही देखते हुए बोलता है, वो गायब है, वो कहीं चली गई है,
सर उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अर्चना शॉक्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है, व्हाट, वो गायब है? पर कैसे गायब हो सकती है? उसे बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी, तो फिर वो कैसे गायब हो गई? वो आदमी अर्चना को बताते हुए बोलता है, जब सर नहीं थे तब वो कहीं चली गई और सर ने आपको उनकी लोकेशन ढूंढने के लिए बोला है। अर्चना वही सीट के पीछे रखे लैपटॉप को थोड़ा आगे बढ़ाकर उठा लेती है और उस लैपटॉप को खोलकर उसमें अपनी उंगलियां चलाने लगती है। वो लगातार अपनी उंगलियां उस लैपटॉप पर चलाए जा रही थी। उस शांत कार में सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के बटन की ही आवाज गूंज रही थी और उन दोनों की सांसों की। अर्चना अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए उस आदमी से बोलती है, वैसे उन दोनों का रिश्ता कैसा है? वो आदमी सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको तो पता ही है कि अभी मैं हॉस्पिटल से आई थी और उसी दिन वो कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद हो गई। पता नहीं कैसे, क्योंकि जब तक कोई बाहर से उस रूम को बंद नहीं करेगा वो रूम अंदर से बंद नहीं होता है। किसी ने तो बंद किया था, पर कौन, ये अब तक पता नहीं चला। लैपटॉप पर अपनी उंगलियों और आंखें गड़ाए हुए वो उस आदमी से बोलती है, वो कोल्ड स्टोरेज रूम बंद हो गई थी और उन्हें पता नहीं चला। कैसे उन्हें पता नहीं चला? और क्या उस साइड कैमरा नहीं लगा है? घर का ही कोई आदमी है इसमें? वो आदमी बोलता है, और उस साइड का कैमरा खराब हो गया। पता नहीं कैसे अचानक वहां का कैमरा खराब हो गया, इसीलिए वो कुछ भी पता नहीं लगा पाए। पर इसकी तहकीकात अभी भी जारी है, कि जल्दी ही पता चल जाएगा। अर्चना एक नज़र उस आदमी को घूरती है और फिर अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए बोलती है, आप सब इतने लापरवाह और इतने ढीली कैसे हो सकते हैं? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो आप सबको ध्यान रखना चाहिए था ना। और इतने दिन हो गए, आप लोग अभी तक पता नहीं लगा पाए कि उन्हें कोल्ड स्टोरेज रूम में किसने बंद किया था। सच में सारा सिस्टम वहां का ढीला हो गया है। कस लीजिए सारे सिस्टम को, वरना हमें अच्छे से कसना आता है। वो सीधा सीधा उस आदमी को धमकी दे रही थी। वो आदमी अर्चना को एक नज़र देखकर सामने देखते हुए बोलता है, आप हर वक्त इतना गुस्सा क्यों करती हैं? कभी अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कर लिया करें, या फिर सब आपके पति को गुस्सा हम ही लोगों के ऊपर निकलता है। जितना भी आपका गुस्सा होता है सब हम लोगों के ऊपर आप निकाल देती है। अर्चना उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप एंड ड्राइव द कार। वो आदमी चुप हो जाता है और सीधा कार ड्राइव करने लगता है। तभी अर्चना खुश होकर बोली, हो गया, फाइनली हो गया, मिल गई लोकेशन, अब हम ये उन्हें सेंड कर देते हैं। इतना बोलकर बहुत जल्दी से अपना फोन निकाल कर वो लोकेशन किसी को सेंड कर देती है और अपने बगल में बैठे आदमी को देखते हुए बोलती है, इस लोकेशन पर चलो। वो लैपटॉप में दिख रही लोकेशन पर टैप करते हुए बोलती है। वो आदमी यूट्यूब लेता है और गाड़ी तेज स्पीड में बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरा, जहां पर रोशनी आने तक की जगह नहीं थी। वहां रोशनी के लिए ना ही कोई खिड़की थी और ना ही कोई दूसरी जगह जहां से हल्की सी भी रोशनी आ सके। वो कमरा पूरा को पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वही उस कमरे से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो और उसकी आवाज ना निकल रही हो। उस कमरे में एक लड़की कुर्सी पर उस कमरे के बीच बीच बंधी हुई थी। वो लड़की खुद को हिलाने की कोशिश कर रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पैरों से बंधे हुए थे और उसका मुंह रुमाल से बंधा हुआ था। वह चिल्ला रही थी, लेकिन मुंह रुमाल बंधे होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो शांति से बैठ जाती है और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और अचानक ही उसे कमरे में बहुत सारी रोशनी आ जाती है, जैसे उस कमरे की रोशनी उस दरवाजे से कनेक्ट हो। दरवाजा खुलेगा तो रोशनी आएगी, दरवाजा बंद होगा तो रोशनी चली जाएगी। वो आदमी अंदर आने लगता है। उस लड़की को उस आदमी के कदम अपनी तरफ आते हुए महसूस हो रहे थे। वो आदमी उस लड़की के बिल्कुल पास आकर खड़ा होकर बोलता है, तो मिस्टर शौर्य रंधावा की बीवी अभी भी बेहोश है। हमने तो सोचा था मैडम को होश आ गया होगा, लेकिन मैडम तो अभी बेहोश है। जैसे इनको मखमल के पंखों से उठाया जाएगा। पर अफसोस मैडम, आपका ये सपना सपने में ही पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ठंडा पानी डाला जा सकता है। बोलकर वो बाल्टी में भरा हुआ पानी पूरा का पूरा देवांशी के ऊपर डाल देता है। देवांशी हड़बड़ा कर एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। उठ तो वो पहले ही गई थी, बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि उन आदमियों की सारी बात सुन सके। लेकिन उन्होंने तो उसकी को होश में ला दिया था। देवांशी उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम? देवांशी को उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था और हाथों पर ब्लैक कलर्स के ग्लव्स।
देवांशी चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें किडनैप करने की? छोड़ेंगे नहीं हम, तुम लोग जानते नहीं हो हमारे पति तुम लोगों को मार मार के भरता बना देंगे, तुम लोगों को सीधे नर्क भेज देंगे, तुम लोगों की वो हालत करेंगे कि तुम लोग कभी किसी को किडनैप करना तो दूर किसी लड़की को छूने से भी पहले 100 बार सोचोगे और तुम लोग खुद उनसे अपनी मौत की भीख मांगोगे और तुम्हें मौत भी नहीं देंगे, तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देंगे। तभी देवांशी के गाल पर एक चांटा पड़ता है और उसका चेहरा नीचे की तरफ को झुक जाता है। उसके होठों के कोने फट जाते हैं और उनके किनारों से हल्का हल्का खून बहने लगता है। देवांशी अपना सर उठाकर सामने देखती है, जहां एक लड़का खड़ा था, जो उसे ही घूर रहा था। देवांशी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हाथ उठाने की? तुम शायद हमें जानते नहीं हो वरुण, तुम पहले का थप्पड़ भूल गए क्या, जो हमने तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हारे इस गाल पर मारा था, जो तुम दोबारा हमसे थप्पड़ खाने आ गए। वरुण, जिसने देवांशी को अभी थप्पड़ मारा था, वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हाँ, हमें वो भी तुम मारोगी, पहले अपनी हालत देख लो, बंधी हुई हो तुम रस्सियों से, तो तुम हमें मारोगी कैसे? देवांशी तिरछा मुस्कुराने लगती है और बोलती है, वो तो वरुण महाराज डर गए, वो भी एक लड़की से डर गए, उन्होंने हमें बांध कर रखा है, डरते हैं हमसे, तभी तो हमें बांध के रखा है, एक बार खोलो तो हमें, फिर हम बताते हैं कि देवांशी क्या कर सकती है। गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है। वरुण आगे बढ़कर देवांशी के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसका चेहरा ऊपर करके गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारे उस थप्पड़ का हिसाब एक थप्पड़ से नहीं लेंगे, तुम्हारे इस बदन को नोच नोच के छलनी कर देंगे, तब जाकर हमारा बदला पूरा होगा और उसे थप्पड़ का हिसाब भी। बहुत शौक है ना तुम्हें बोल्ड बनने का, लड़कों के ऊपर हाथ उठाने का, आज तुम्हारे ये हाथ उठने की वजह से तुम्हारा ये खूबसूरती से तराशा हुआ बदन नोचा जाएगा। तराशा तो तुम्हारे पति के लिए गया था, लेकिन आज हम इस बदन को नोच नोच कर छलनी कर देंगे। तुम्हारी जब चीख निकलेगी हमारे नीचे, तब हमें सुकून मिलेगा, हमारे इन कानों को सुकून मिलेगा। इतना बोलकर वो अपने बगल में खड़े आदमी को हाथ से जाने का इशारा करता है। वो आदमी वरुण का इशारा समझकर वहां से बाहर चला जाता है। वरुण देवांशी के हाथों और पैरों को खोल देता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। देवांशी उसको मारने लगती है। वो लगातार उसके सीने पर मार रही थी, लेकिन वरुण उसे नहीं छोड़ रहा था। वो उसे लाकर बेड पर पटक देता है। वरुण जैसे ही उसके ऊपर आने को होता है, देवांशी उसे धक्का दे देती है और उठकर उसको पकड़कर उसके दोनों पैरों के बीच में एक जोरदार लात मारती है। वरुण अपने दोनों पैरों के बीच में हाथ रखकर वहीं नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। वो गुस्से में देवांशी को देखते हुए बोलता है, साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू वरुण को मारे, अब देख वरुण तेरा क्या हाल करता है। देवांशी जल्दी से बेड से उतरकर वहां से भागने लगती है। वो जैसे ही डोर के पास पहुंचती है, वरुण उसके बालों को पीछे से पकड़ लेता है और उसे उसके बालों से ही खींचते हुए वही बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। देवांशी उसे मारने लगती है। वो लगातार उसे मारे जा रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा एक झटके में खुलता है। उस गेट पर खड़े आदमी को देखकर देवांशी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो खुद से ही बोलती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये हमें बचाने आए हैं? वो खुद से ही सवाल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की सड़कों पर अभी भी शौर्य की गाड़ी लगातार भाग रही थी। तभी उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है। वो अपना फोन देखता है, जिसमें कोई मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड फुल कर लेता है और हवा को चीरते हुए दौड़ने लगता है। आधी रात हो चुकी थी। वो रात आज दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। सब तरफ सिर्फ काले ही बादल छाए हुए थे। वो बादल कुछ गलत होने का अंदेशा दे रहे थे। शौर्य की गाड़ी बस उन सड़कों पर अभी भी दौड़ती ही जा रही थी। तभी अचानक ही वो अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। वही उसके पीछे जो गाड़ी आ रही थी, शौर्य की गाड़ी का ब्रेक लगने से वो गाड़ियां भी अपना ब्रेक लगा देती है और लाइन से खड़ी हो जाती है। तभी शौर्य अपनी गाड़ी से बहुत ही टशन से और स्टाइल में बाहर निकलता है। उसने अपनी पैंट की जेब में अपने दोनों हाथ डाले हुए थे और सामने बनी एक विला को देख रहा था। उस विला को देखकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। तभी वहां पर एक और से कई कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की बाहर निकलते हैं। उस लड़की ने अपने हाथ में 2 गन ले रखी थी, जो वो सामने की तरफ पॉइंट किए हुए थी। वही उस लड़के ने भी अपने हाथ में 2 गन ले रखी थी और 2 गन अपने पैरों में लगाई हुई थी।
शौर्य भी अपनी कार के अंदर से अपनी दोनों गन निकाल लेता है और एक गन अपने पीछे घोंप लेता है। वो तीनों अपनी सरसरी नजर उस विला पर दौड़ते हैं। शौर्य अपने गार्ड को कुछ इशारा करता है और गार्ड उस विला के चारों तरफ फैल जाते हैं और कुछ गार्ड्स उस विला की दीवार को फांदकर उस विला के अंदर घुस जाते हैं। उस विला का बड़ा सा गेट खुलता है। उस विला को वो बड़ा सा गेट खुलते ही शौर्य, वो लड़का और वो लड़की अंदर चले जाते हैं। वो लोग उस गेट पर खड़े होकर अंदर देखते हैं, जहां पर शौर्य के गार्ड्स ने वहां खड़े सारे गार्ड्स को मार गिराया था। अब बाहर एक भी गार्ड्स नहीं थे। जो गार्ड्स होंगे वो उस विला के अंदर ही होंगे। वो लोग उसमें दरवाजा खुलते ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर बहुत सारे गार्ड्स इधर से उधर टहल रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो सारे गार्ड्स बाहर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अचानक उन लोगों के ऊपर फायरिंग होने लगती है और बहुत सारे गार्ड्स वहीं नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गोलियां कहां से चल रही है, क्योंकि उन्हें बंदूक की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। सारी बंदूक पर साइलेंसर लगे हुए थे। वो सारे गार्ड्स धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहां पर और गार्ड्स आ जाते हैं और कुछ गार्ड्स शौर्य, उस लड़के और उसे लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी शौर्य के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कुराहट तैर जाती है और एक ही झटके में उन सारे गार्ड्स के हाथ से गन गायब थी और शौर्य उस लड़के और उस लड़की के हाथों में थी, क्योंकि वो तीनों बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स थे, जिन्हें अच्छे से पता था कि कब किस पोजीशन में, कहां पर हाथ रखकर, किस पोजीशन में लोगों से उनकी चीज छीननी है। बस उन्होंने भी इस ट्रिक का इस्तेमाल किया और उनकी गन उन लोगों के हाथों में थी। वो लोग एक एक गोली उनके सीने पर चला देते हैं और वह तीनों गार्ड्स वहीं के वहीं मर जाते हैं। तभी उन्हें अपने कानों में बहुत सारे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो लड़की और शौर्य अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और वो लड़का, जो कि अभी भी वही उसी पोजीशन में खड़ा था, वो अपने पैर से एक गन निकालकर उस लड़की को फेंक कर देता है। वो लड़की उस गन को जल्दी से कैच कर लेती है और फिर अंदर की तरफ वो लोग फिर से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब सारे के सारे गार्ड्स वहीं नीचे जमीन पर ढेर पड़े हुए थे। उस विला के अंदर सारे गार्ड्स मरकर ढेर हो चुके थे। शौर्य, वो लड़की और वो लड़का तीनों उसी विला के अंदर जाते हैं। विला में आसपास बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो लोग इधर उधर देखते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे, जहां कोई भी नहीं था। वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, तभी अचानक उनके ऊपर गोलियां चलने लगती है। वो लोग जल्दी से नीचे आकर सीढ़ियों के नीचे छिप जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, जहां कुछ आदमी उन लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। शौर्य अपनी गन उन लोगों के ऊपर करके जैसे ही फायर करता है, उसकी गन से गोली निकलती नहीं है। शायद उसकी गोली खत्म हो गई थी। वो अपने कोट की जेब से गोलियां निकालकर उस बंदूक में जल्दी से लोड करने लगता है। तभी कोई शौर्य के ऊपर फायर करने को होता है कि जल्दी से वो लड़की शौर्य को नीचे झुका देती है और वो गोली सीधा एक कोने में बनी दीवार पर जाकर लगती है। शौर्य जल्दी से ऊपर उठकर सामने देखता है और गुस्से में बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू शौर्य रंधावा के ऊपर गोली चलाएगा बेटा, आज तो तेरी मौत पक्की है। इतना बोलकर वो अपना एक हाथ अपनी गर्दन पर अजीब तरीके से घुमाता है और अपनी गन में सारी गोलियां डालकर उसके ऊपर डायरेक्ट शूट कर देता है। उसने उसके ऊपर 3 गोलियां चलाई थी, एक उसके दिल के पास, दूसरी उसके प्राइवेट पार्ट में और तीसरी उसकी एक आंख में। वो दर्द से तड़पता हुआ वहीं मर जाता है। वो लड़की और वो लड़का अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और उन लोगों के ऊपर फायर करने लगते हैं। तभी उनकी गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। वो लोग बोलते हैं, इन्हें भी अभी खत्म होना था। उनके पास और गोलियां नहीं थी। शौर्य की भी गोलियां अब खत्म हो गई थी। उन तीनों के पास एक भी गोली नहीं थी। तभी उन्हें अपने करीब कदमों के आने की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे वो सारे आदमी वही सीधे उनके पास आ रहे हो। तभी वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाते हैं, क्योंकि शौर्य के गार्ड्स अंदर आ गए थे और उन्होंने उन सब पर फायरिंग कर दी थी। वो लोग ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं और एक एक कमरे में देवांशी को ढूंढने लगते हैं। वही एक कमरे में एक आदमी वरुण को लगातार मारे ही जा रहा था। वो वरुण के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है। उसके चेहरे से, नाक से खून निकलने लगता है। तब भी वो आदमी उसे नहीं छोड़ता। वो गुस्से में उसके पैरों के बीच में अपने घुटनों से वार करता है। वरुण दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे नहीं छोड़ता और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को हाथ लगाने की, उसे छूने की? अब तेरे इन हाथों को तो हम कलम कर देंगे। इतना बोलकर वो वही दीवार में लगी तलवार को उठाता है और वरुण के दोनों हाथों को एक ही बार में अलग कर देता है।
देवांशी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एक जोरदार चीख मार देती है। आह! देवांशी की चीख सुनकर शौर्य, वो लड़की और वो लड़का जल्दी से उस कमरे की तरफ भागते हैं जहां से देवांशी की आवाज आई थी। वो लोग जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने वो आदमी अभी भी वरुण को लगातार मारे ही जा रहा था। वरुण के कंधों से खून बह रहा था क्योंकि रेदांश ने उसके हाथ उसके कंधों से ही अलग कर दिए थे। उसकी नाक मुंह से भी खून बह रहा था। अब उसके कंधों से भी खून बह रहा था। उसके पूरे बदन पर सिर्फ और सिर्फ खून लगा हुआ था, या यूं कहे कि खून से नहाया हुआ था। वो लड़की जैसे ही रेदांश को देखती है, वो पीछे की तरफ छुपने लगती है। तभी उसके कानों में रेदांश की गहरी और डरावनी आवाज पड़ती है, बच्चे, वहां कहाँ छुप रही हो, सीधे हमारे सामने आओ। वो लड़की कोई और नहीं, अर्चना ही थी। अर्चना खुद से बोलती है, क्या इनकी चार आंखें लगी है, जो पीछे भी देख रहे हैं। मार तो सामने उस लड़के को रहे हैं, इनको कैसे पता कि हम पीछे हैं। एक बार फिर उसके कानों में रेदांश की आवाज पड़ती है, हमारी तारीफों के पुल बांध लिए हो तो सीधे हमारे सामने खड़े होने का कष्ट करेगी आप। रेदांश का इतनी इज्जत अर्चना को देना अर्चना को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। वरुण तो अब लगभग मर ही गया था। उसकी बस हल्की हल्की सांसें चल रही थी। शौर्य की आंखें एकदम लाल थी। वो गुस्से भरी नजरों से वरुण को देख रहा था। वो आगे आता है और वरुण के पेट पर अपना जूता रखकर उसके पेट को मसलने लगता है। जो कमी बाकी रह गई थी, वो शौर्य ने पूरी कर दी थी और उसके सर पर जोरदार रोड मारता है, जिससे वहां पर खून की नदियां बह जाती हैं। उसके सर से सिर्फ खून ही खून बह रहा था। वो खून अब बहकर उस मेरे कमरे में फैल गया था। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। शौर्य आगे जाकर देवांशी को जैसे ही छूने लगता है, रेदांश गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे झटकते हुए बोलता है, दूर रहो हमारी बहन से और उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करना, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। शौर्य गुस्से में रेदांश को घूरते हुए बोलता है, बीवी है वो हमारी, हम जब चाहे तब उन्हें छू सकते हैं। रेदांश भी उसे वैसे ही घूरते हुए बोलता है, बहन है वो हमारी और हम तुम्हें उसे छूने की परमिशन नहीं देते। दोनों की आंखें गुस्से में पूरी तरीके से लाल थी। वहां का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो रहा था। अर्चना देवांशी को देखती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और खून देखकर उसकी सांसें भी गहरी होने लगी थी। वो देवांशी के पास आती है और उसकी पीठ प्यार से सहलाते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना, चलो यहाँ से, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। और रेदांश को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। देवांशी भी खड़े होकर अर्चना के साथ जाने लगती है। वहां पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ खून फैला हुआ था। वही बस कोने में एक छोटी सी जगह थी जहां खून नहीं था। अर्चना देवांशी को उसी जगह से उस कमरे से बाहर ले आती है। वो उसे कमरे से बाहर लाकर नीचे हॉल की तरफ ले आती है। हाल पूरी तरीके से साफ हो गया था, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। न ही वहां पर हजारों लाशें की पड़ी थी और न ही वहां कोई खून के छींटे थे। जैसे यहाँ पर कभी आधे घंटे पहले कोई मर्डर ही ना हुआ हो। वहां पूरी तरीके से साफ सफेद टाइल्स बिल्कुल चमक रही थी। अर्चना देवांशी को लाकर वहीं नीचे हॉल के सोफे पर बैठा देती है। देवांशी अभी भी कांप रही थी। उसने अर्चना का हाथ बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। देवांशी उसके हाथ पर सहलाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, देखो सब ठीक है, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने, शांत हो जाओ। देवांशी अर्चना के गले लगकर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, वो फिर से आ जाएगा, फिर हमें अपने साथ ले जाएगा, फिर हमारे साथ जबरदस्ती करेगा, आ जाएगा वो फिर से। अर्चना उसे शांत करवाते हुए बोलती है, कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हें नहीं लेकर जाएगा, शांत हो जाओ। वो उसकी पीठ को सहला रही थी, लेकिन देवांशी शांत नहीं हो रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी। उसने अर्चना को बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ था। अर्चना भी अब उसे रोने दे रही थी। वहां पर शौर्य और रेदांश भी आ गए थे, जो एक दूसरे को जलती हुई निगाहों से देख रहे थे। शौर्य देवांशी के पास आकर उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे शांत करवाते हुए बोलता है, वाइफी, तुम ठीक हो ना। शौर्य की आवाज सुनकर देवांशी अपना सर अर्चना की गर्दन से बाहर निकालती है और शौर्य को देखकर बोलती है, वो बस उसे जवाब दे देती है। शौर्य का उसका यूं ऐसे जवाब देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। रेदांश आगे आकर देवांशी को देखते हुए बोलता है, चलो हम घर चलते हैं। फिर अर्चना को देखते हुए बोलता है, आप भी चलिए। शौर्य देवांशी के हाथों को पकड़ लेता है और रेदांश को देखते हुए बोलता है,
बीवी है वो हमारी और हमारे साथ ही जाएगी। वेदांश पलटकर गुस्से में शौर्य को घूरते हुए बोलता है, बहन है वो हमारी और हमारे साथ जाएगी। और फिर अर्चना को देखते हुए बोलता है, हम तो धोखेबाजों के साथ रह लिए, धोखेबाज हमें धोखा देने चले थे, तुम्हें क्या लगा था कि हमें पता नहीं चलेगा? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दे रहे हो और हम बस शांति से देखते रहेंगे? इस खेल को मजा तो हम भी ले रहे थे, पर क्या है ना शौर्य रंधावा, वेदांश ठाकुर जब तक शांत है तब तक तुम अपना खेल खेल सकते हो, जब शेर अपना खेल खेलने पर आता है तो चूजे सारे दुबक कर बैठ जाते हैं। शौर्य अपनी आंखें छोटी करके वेदांश को घूरने लगता है। वेदांश अर्चना को देखते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, हमारे ही गांव में रहकर हमारे ही आंखों में धूल झोंकने चली थी। आपको क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा कि आप बचपन से जिस गांव में रह रही हैं, लेकिन आप उस गांव की बेटी नहीं है। हमसे बदला लेने का आपने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, पर अफसोस आपका ये प्लान अधूरा रह गया, क्योंकि आप हमसे बदला तो ले नहीं पाए, और बदला किस चीज का? कम से कम बात तो पूरी पता करिए, किसी से बदला लेने से पहले बोला था ना हमें धोखा कभी मत देना, हमें धोखे से सख्त नफरत है और धोखा देने वाले को हम सिर्फ और सिर्फ मौत देते हैं। लेकिन आप हमारी बीवी है, इसीलिए हम आपको मौत भी नहीं दे सकते। पर बोलते बोलते वो रुक जाता है। शौर्य उसे घूरते हुए बोलता है, हमारी बहन से तमीज से बात करो, समझे? वेदांश गुस्से में शौर्य को घूरने लगता है। शौर्य देवांशी का हाथ पकड़ लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, चलिए हम घर चलते हैं। देवांशी तो बेचारी बीच मझधार में आकर खड़ी हो गई थी। जहां एक तरफ वेदांश है, उसका हाथ पकड़ा हुए था, तो वहीं दूसरी तरफ शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो कभी एक नजर शौर्य को देखती तो कभी एक नजर वेदांश को। वेदांश उसे देखते हुए बोलता है, आप हमें इतने सालों बाद मिली है, आप अपने भाई के साथ नहीं चलेंगी? शौर्य देवांशी को देखते हुए बोलता है, अपने पति के साथ चलोगी ना? अब बेचारी देवांशी करे तो क्या करें? वो ना है शौर्य के साथ जाना चाहती थी और ना ही अभी वेदांश के साथ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेदांश सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वेदांश देवांशी का हाथ छोड़ देता है और शौर्य के सामने मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो एक डील करते हैं, जैसे खून के बदले खून होता है, पानी के बदले पानी, आंख के बदले आंख, वैसे ही बहन के बदले बहन, हम तुम्हें तुम्हारी बहन देते हैं और तुम हमें हमारी बहन दे दो, वरना हमारी बहन नहीं दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी बहन भी नहीं देंगे, और तुम्हारी बहन के साथ हम क्या कर गुजरे ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। वो सीधा सीधा शौर्य को धमकी दे रहा था। शौर्य उसे घूरते हुए बोलता है, तुम हमें धमकी दे रहे हो? तुमने जो हमारे साथ किया, हमारे घर वालों के साथ, तुम्हारे जो घर वालों ने किया, उसके बाद भी तुम हमें धमकी दे रहे हो? हम चाहे तो तुम्हें अभी यहाँ मार सकते हैं, पर हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें पल पल तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, जैसे हम पल पल तड़पे थे। तुम हमारी बहन के सुहाग हो ना, तो हम अपनी बहन के सुहाग को कैसे उजाड़ सकते हैं, उसे विधवा कैसे बना सकते हैं, पर तुम्हें पल पल तड़पा जरूर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारी बहन को तड़पाओगे तो हम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारी बहन को। गुस्से में वो वेदांश को देख रहा था। वेदांश गुस्से में उसे घूरते हुए बोलता है, डील एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें बदला हमसे लेना है ना, तो हमसे लो, हमारी बहन को क्यों बीच में ला रहे हो? इतने सालों बाद हमें वो मिली है, उसे बीच में मत लाना, उसे तकलीफ मत देना, वरना तुम्हें जिंदा यही गाड़ देंगे। वेदांश की बात सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आता है। देवांशी कस के वेदांश का हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसे मना कर रही हो कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिएगा। शौर्य गहरी सांस लेता है और बोलता है, डील एक्सेप्टेड। इतना बोलकर वो अर्चना का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। वही वेदांश भी देवांशी को लेकर वहां से जाने लगता है। अर्चना एक नजर पीछे मुड़कर वेदांश को देखती है, जो अपनी खाली और एक्सप्रेशन लेस आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक भी इमोशंस नहीं था, ना ही उसे अपनी बहन मिल जाने की खुशी उसकी आंखों में दिख रही थी, न ही अर्चना से दूर जाने का गम उसकी आंखों में दिख रहा था। वो बस खाली आंखों से सामने ही देख रहा था। वही अर्चना की आंखों में हल्की नमी थी। शौर्य, जो पूरी तरीके से गुस्से में था, वो अर्चना को लाकर कार में बैठा देता है और खुद भी दूसरी साइड आकर बैठ जाता है। वही वेदांश भी देवांशी को लेकर कार में बैठता है और खुद भी दूसरी साइड आकर बैठ जाता है। शौर्य जैसे ही कार स्टार्ट करने लगता है, अर्चना उसे रोकते हुए बोलती है, भाई एक मिनट रुकिए। शौर्य उसे कंफ्यूजन से देखने लगता है। अर्चना कार से बाहर निकल जाती है और वेदांश की कार के पास आकर उसकी विंडो को नॉक करती है।
रेदांश अर्चना को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के विंडो खोल देता है। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, हमें हमारी बहन भी अपने साथ चाहिए, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, उसे तकलीफ दिए उसे हमारे पास भेजिए और अपने भाई से बोलिएगा हमारी बहन से दूर रहे। आपका भाई आपकी तरह नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमारी बहन आपके भाई को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। हमारी कार आपकी हवेली के बाहर खड़ी होंगी, आप हमारी बहन को सही सलामत हवेली से बाहर लेकर आएंगे, न ही वह डरी दिखनी चाहिए, हमें उसके ऊपर कोई एक खरोंच का निशान भी नहीं दिखना चाहिए, वरना हम आपकी हवेली और आपके सारे बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। वो रेदांश को धमकी दे रही थी।